नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक और नई कहानी लेके। इस कहानी का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि ये मुंबई माफ़िया से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके साउथ इंडिया की माफ़िया को भी रिप्रेज़ेंट करती है। और इस कहानी को मेरे को बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी से सुनाइए, कोशिश करिए जितनी जल्दी आप सुना सकते हैं। तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूँ और आज की जो कहानी है वो साधु शेट्टी के नाम से है। और ये सब जानते हैं कि साउथ में और मुंबई में शेट्टी लोगों का बहुत ही दबदबा रहा है, चाहे वो क्राइम में रहा हो, यहाँ तक कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी शेट्टीज़ जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिज़नेसेस में भी शेट्टी लोगों का बहुत ही लाइफ में अचीवमेंट रहा है। तो जो आज की कहानी है वो साधु शेट्टी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साधु शेट्टी का जो असली नाम है वो है सदानंद नाथू शेट्टी। और जो कहा जाता है कि ये कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है उडुपी। और वहाँ पे साधु शेट्टी की पैदाइश हुई। और कहते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार में पैदाइश हुई। और कहती साथ ही साथ गरीब पैदाइश घर में पैदाइश होने की वजह से वो जो उसके जो चाहता था करना कि मैं लाइफ में ये अचीव करूं, वो कभी कर नहीं पाया। तो इसलिए एक नए सपनों को लेके वो एक नए शहर बढ़ता है, मुंबई। और मुंबई हमेशा सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। फिल्मों की वजह से तो आजकल बहुत ही फेमस है। क्राइम की दुनिया में उस समय कहा जाता है कि मुंबई जो था चरम पे था, अपनी स्टार्टिंग राइज पे था। और दूसरी तरफ बिजनेस हब्स जो थे वो अपना गढ़ बना रहे थे। 70s के 60s और 70s के आसपास जो है मुंबई एज अ बिजनेस हब उठ रहा था। तो मुंबई सपनों का शहर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि सपन वहाँ पे आके, मुंबई में आके बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं। इसी वजह से मुंबई जो है सपनों का शहर कहा गया। 1970 में साधु शेट्टी मुंबई पहुंचता है 18 साल की उम्र में। और 18 साल की उम्र जो एक उम्र होती है, और ऐसी उम्र होती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको जो समझ में आता है वो करते हैं। तो शुरुआत में ये इस जब मुंबई पहुंचा था तो ये एज अ क्रिमिनल माइंड नहीं होके पहुंचा था, क्राइम में अचानक पहुंचा। और वो अचानक ऐसे पहुंचा कि जहां साधु शेट्टी ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की, वो एक रेस्टोरेंट में कहते हैं कि स्टार्ट किया। वो रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कि बहुत 5 स्टार होटल रहा हो या 3 स्टार रेस्टोरेंट रहा हो। एक जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं रोड साइड्स वाले, वहाँ पे शुरुआत की एज अ वेटर। और कहते हैं कि मुंबई में उस समय एक शिवसेना का मेंबर था उस इलाके में, जिसका नाम था विष्णु चवन। जो विष्णु चवन था वो वहाँ का एक तरह से लोकल गुंडा भी आप कह सकते हैं, और शिवसेना का मेंबर भी था। अगर आपको याद हो, जब शिवसेना फॉर्म हुई थी तो शिवसेना का एक मोटो था कि मराठी मानुस के ऊपर ही, मराठी मानुस को ही जॉब मिलनी चाहिए, बाहर के लोग जितने हैं वो बाहर करे जाए। तो इसी वजह से जो लोकल लोग थे, मराठी जो लोग थे, वो कभी भी बाहर से आए हुए लोगों को कभी पसंद नहीं किया। और हमेशा ये भी रहा है कि बाहर से जो लोग मुंबई पहुंचे उन्होंने ज़्यादा राइज किया है रादर देन लोकल पीपल। तो उस वजह से जो एक सोच थी कि शिवसेना की, कि बाहर के लोग यहाँ से जाएं और सिर्फ मराठी ही लोग यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ पे उनके ही अपने व्यापार हों, सब कुछ मराठियों का ही हो। तो ऐसा ही एक सोच वाला व्यक्ति होता था विष्णु चवन, जो कि इस रेस्टोरेंट में आए दिन आता जाता रहता था, जहाँ पे साधु शेट्टी रेस्टोरेंट में वेटर था। और उसके बाद पैसा देने में आनाकानी करता था और अपना क्या कहते हैं रुतबा दिखाता था। तो इससे चिढ़ होके, इससे परेशान होके साधु शेट्टी ने एक दिन जो है कहते हैं कि रॉड उठा के उसके सिर पे मार दी और वो व्यक्ति वहीं मर गया। तो वहाँ से साधु शेट्टी की शुरुआत हुई क्राइम में जाने से। और जब ये पहला मर्डर था और यहाँ से उसकी ज़िंदगी एज अ क्रिमिनल स्टार्ट होती है। एक मेरे पास फ़ोटो है साधु शेट्टी का, और शायद वो आज तक आपने कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और ये बहुत ही ये तब का फ़ोटो है जब वो मुंबई से मैंगलोर शिफ्ट हुआ था। और ये फ़ोटो है
इसने अपने, आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इस समय इनका, साधु शेट्टी का जो आप रूप देख रहे हैं वो रूप देख रहे हैं, एक चोगा पहना हुआ है साधुओं वाला और अपनी एक अपनी वाइफ के साथ है। तो ये बहुत ही ऐसी पिक्चर है जो पारिवारिक है, और ये पिक्चर का अभी तक किसी ने नहीं देखी है, एक ऐसा रूप डॉन का कि वो परिवार को किस तरीके से रखता है और देखता है। ये एक इमोशनल साइड साधु शेट्टी की है इस फोटो में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हुआ क्या रेस्टोरेंट में मर्डर के बाद। तो जब मर्डर होता है तो पुलिस आती है, पकड़ के लेके जाती है, सभी जानते हैं। लेकिन इसी मर्डर के बाद वर्धा राजन की नज़र पड़ती है साधु शेट्टी पे, और पहला क्राइम करने के बाद हर कोई जब ये देखता है कि इतना डेयरिंग है, अकेले ही निहत्थे ही एक रॉड से एक बदमाश को और एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को मार सकता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और जेल जो है वो हमेशा क्रिमिनल्स के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर रही है। तो आप कह सकते हैं कि एचआर जितना है क्रिमिनल्स का, माफिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जेल से ही होता है। तो ये इस कांड के बाद वर्धा राजन के बहुत करीब आ गया आपका साधु शेट्टी। अब बात आती है विष्णु चवन की, जिसका मर्डर साधु शेट्टी ने किया था, और शिवसेना का मेंबर होने के नाते वो भी चुप नहीं बैठने वाले थे उसके साथी लोग। तो कहते हैं कि 3 लोगों ने साधु शेट्टी को पकड़ लिया और मारा, और जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह से साधु शेट्टी वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद कहते हैं कि इतनी चोट लगी थी कि उसको 4 महीने तक साधु शेट्टी को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। मतलब मार, जान से तो नहीं मार पाए, लेकिन इतना मारा कि हाँ अधमरा सा हो गया था। तो उसको 4 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। 4 महीने हॉस्पिटल में बिताने के बाद साधु शेट्टी जो है बाहर निकलता है, और कहते हैं कि उन तीनों को, जिन तीनों ने साधु शेट्टी के ऊपर हमला किया था, उन तीनों को जान से मार देता है, अपना हमले का बदला लेता है। दूसरी तरफ ये एक राइज हो रहा था साधु शेट्टी का, और दूसरी तरफ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वर्धा राजन का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो रहा था, और एक उम्र होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वर्धा राजन का जो मेन बिजनेस था वो कहते हैं कि देसी शराब का था, जो और साथ में जुआ के अड्डे चलाने का था। तो एक उम्र बढ़ने के साथ डाउनफॉल शुरू होता है, और कुछ ये जो नया लड़का है हुआ साधु शेट्टी, इसका राइज शुरू हो रहा था कि एक डेयरिंग होने की वजह से जो इसके ऊपर हमला करता है उससे ही ये बदला भी ले लेता है हॉस्पिटल से निकलने के बाद। तो एक टाइम आता है कि वर्धा राजन जो है अपने आप को शिफ्ट करते हैं मद्रास। मद्रास आज की तारीख में चेन्नई कहा जाता है, और पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से कहते हैं कि एक तरह से चेंबूर के इलाके में साधु शेट्टी ने अपना रुतबा कायम करना शुरू किया वर्धा राजन के शिफ्ट होने के बाद। इसी बीच में 80s शुरू हो चुका था, और 70s से ही कहते हैं कि लेट 70s से और मिड 70s से साबिर इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम का भी रुतबा बढ़ना शुरू हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में स्मगलिंग से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे रियल एस्टेट और सब में इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो इसी बीच में जब वर्धा राजन मद्रास शिफ्ट होते हैं, यानी चेन्नई शिफ्ट होते हैं, और साधु शेट्टी और स्ट्रांग होना शुरू करते हैं, तो वो चैम्बूर का इलाका उठाता है। चैम्बूर का इलाका बड़ा राजन का भी इलाका था। तो बड़ा राजन और कहते हैं साधु शेट्टी की भी एक तरह से बिजनेस डील होती है, और एक दोस्ती भी होती है कि इलीगल लिकर को लेके, जो आपकी देसी दारू बनती है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि वो गुंडे बदमाश लोग एक लोकल दारू में जाते हैं, देसी दारू में, और लड़की आगे दारू पिलाती है जो उसकी मालकिन होती है। ऐसी पुरानी फिल्मों में दिखाया गया था। वो बिल्कुल एक्चुअली वैसा ही होता था कि जो देसी दारू जहाँ सर्व की जाती थी, जहाँ पे बिना लाइसेंस के और दारू बनाई भी जाती थी और सर्व भी की जाती थी। तो साधु शेट्टी ने बिजनेस किया इलीगल लिकर का, और इसी के साथ साथ जो है 82 में साधु शेट्टी के ऊपर NSA इम्पोज कर दी जाती है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट
लगा दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे मर्डर्स और देश के लिए कहते हैं कि वो ये जितने सारे केसेस के बेस पे एनएसए लगाई जाती है। और बड़ा राजन का भी इसी बीच में मर्डर हो जाता है। अब बड़ा राजन का जब मर्डर होता है तो छोटा राजन टेक ओवर करता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन 82 की आसपास की ये बात है। लेकिन 81 का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। 81 का किस्सा ये है कि साबिर इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े भाई रहे, उनका मर्डर होता है पठान गैंग के द्वारा, जो कि सभी जानते हैं। और उसके बाद जो है अ, जो साधु शेट्टी है वो छोटा शकील के करीब आता है। क्यों, कैसे करीब आया, उसके पीछे किस्सा ये है कि जो दाऊद इब्राहिम ने कहते हैं कि जो सुपारी उठाई थी, जो सुपारी दी थी लोगों को कि मेरे भाई का जो मर्डर हुआ है और जो जो लोगों ने मारा है उनको मारने के लिए जो सुपारी दी गई, वो दी गई थ्रू छोटा शकील। और छोटा शकील ने जब ये सुपारी दी तो कहते हैं वो सुपारी जो है वो साधु शेट्टी को दिलवाई। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी दोस्ती हुई छोटा शकील और साधु शेट्टी के बीच में 81 से, जो बाद में काफ़ी सालों तक रही। उसके बाद 85 में ये भी किस्सा आता है कि नॉट 85, बिफोर 85 एक किस्सा आता है कि छोटा राजन और साधु शेट्टी बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और 6 रेस्टोरेंट और बार ओपन करता है साधु शेट्टी इन चैम्बूर, इन घाटकोपर, इन सब एरिया में। और 85 का एक और किस्सा आता है कि संजय रगड़, छोटा राजन और साधु शेट्टी ने अब्दुल कुंजू का मर्डर किया था। अब्दुल कुंजू भी एक गैंगस्टर था, किसी और दिन कहानी सुनाएंगे अब्दुल कुंजू की। और कहा जाता है कि इन तीनों ने जो मर्डर किया वो एक क्रिकेट मैच के दौरान किया। और कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम के कहने पे और छोटा शकील के द्वारा पास ऑन किए जाने पे वो मर्डर किया, ऐसा लोग कहते हैं। और ये क्रिकेट मैच में जाके, जो क्रिकेट अब्दुल कुंजुम कहाँ किसी क्रिकेट मैच खेल रहे थे और वहाँ पे जाके इन्होंने मर्डर किया। उसके बाद 1991 में किम बहादुर थापा के मर्डर में भी कहा जाता है कि साधु शेट्टी का हाथ था। दूसरी तरफ 1992 में साधु शेट्टी मूव हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं बैंगलोर में, सॉरी मैंगलोर में। और मैंगलोर में जो उन्होंने अब कहते हैं कि बहुत बढ़िया घर बनाया, 18 फीट ऊंचा, कुछ इस तरीके से कह के लोग कहते हैं, बिल्कुल क्लेज समान सा घर बनाया, जहाँ से कहते हैं कि इतना सेफ हाउस बनाया था कि कोई एंटर ना कर पाए, राइवल जो गैंगस्टर्स, दूसरे गैंगस्टर उसको मारने आए। तो 92 में जब मूव्ड हो मैंगलोर में शिफ्ट हुए, तो इसी बीच में 93 और 93 में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और 93 में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो जाता है। जब दाऊद इब्राहिम में फूट पड़ती है, कंपनी में जब टूट पड़ती है और छोटा राजन अलग होता है, तो कहते हैं कि साधु शेट्टी जो है छोटा राजन की साइड चला जाता है। इसी बीच में एक बार का और किस्सा मुझे याद आता है। वो किस्सा ये है कि साधु शेट्टी को अरेस्ट किया जाता है आपके चेंबूर में। और चेंबूर में जो अरेस्ट करते हैं उनका नाम होता है दीपक चोपे। दीपक चोपे उस समय डीसीपी क्राइम होते थे। और उन्होंने साधु शेट्टी से मिले। और साधु शेट्टी से मिलने के बाद कहते हैं कि 2 से 3 घंटे के आसपास तक उसको लॉकर में उसके साथ बैठ के बातचीत की और उसको बहुत कुछ समझाया साधु शेट्टी को कि तुम जो हो ये अंडरवर्ल्ड छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो। और जैसा कि मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई इससे पहले कि इमोशनल साइड तो थी ही, हर गैंगस्टर की एक इमोशनल साइड होती है, फैमिली को लेके, परिवार को लेके। और तो दूसरी तरफ ये बात 2-3 घंटे तक दीपक चौबे ने समझाई साधु शेट्टी को। तो कहते हैं उन बातों का साधु शेट्टी पे बहुत असर पड़ा बदलाव के लिए। और कहते हैं कि उसके बाद बहुत बदलाव आना शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच में एक और इंसिडेंट होता है कि जिस दिन ये बातें करते हैं दीपक चौबे डीसीपी क्राइम साधु शेट्टी से, उसी रात जब वो अपने घर जाते हैं शाम को और आराम कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उसी रात दीपक चौबे को हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आ जाता है और देहांत हो जाता है। और जब ये बात साधु शेट्टी को पता चलती है तो कहते हैं कि वो
उससे इतना टूटा उस बात से कि उसने ये सोच लिया कि अब मैं अंडरवर्ल्ड से बिल्कुल तौबा कर लूँगा। और ये इतना उसकी बातों से इतना इफ़ेक्टेड था साधु शेट्टी कि 1997 के आसपास साधु शेट्टी ने सायन में, मुंबई में एक एरिया है सायन, वहाँ पे एक मंदिर बनवाया जिसका नाम रखा साईं दीपक, और वो डेडिकेटेड किया दीपक चौबे के नाम पे। तो आप ये पहला एक किस्सा है कि कहीं भी, क्योंकि हमेशा पुलिस और गैंगस्टर्स जो होते हैं या माफिया जो होते हैं उनकी आपस में जो बातचीत होती है वो गोलियों से होती है, या तो एक गैंगस्टर पुलिस वाले को मारता है या पुलिस वाला गैंगस्टर को मारता है। लेकिन ये हिस्ट्री में आई थिंक मैं वर्ल्ड वाइड की हिस्ट्री की बात कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे वर्ल्ड माफिया के बारे में नॉलेज है, और जितने मैंने रिसर्च की है और जितना मैंने समझा है और पढ़ा है और बात की हैं लोगों से, तो उससे यही पता चलता है ये अपने आप में पहला किस्सा है कि किसी गैंगस्टर ने किसी पुलिस वाले के लिए मंदिर बनवाया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और आप समझ सकते हैं कि दीपक चौबे की बातों का असर कितना साधु शेट्टी के ऊपर पड़ा होगा। और इमोशनल साइड में आपको दिखाई चुका हूँ फोटो के द्वारा साधु शेट्टी की। तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई साधु शेट्टी ने, जिसका नाम रखा टूलू नाडा सेना। टूलू नाडा सेना जो है इनकी एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया, जहाँ से कहते हैं कि इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इलेक्शन लड़ने पे भी शायद जीते नहीं थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और पार्टी वो सक्सेसफुल नहीं रही। और फिर इसके एनकाउंटर के पे आते हैं। एनकाउंटर जो था वो बहुत ही कहते हैं कि क्वेश्चन उठाने वाला एनकाउंटर था साधु शेट्टी का। वो एनकाउंटर जो था कि लोग कहते हैं कि वो ज़बरदस्ती का एनकाउंटर किया, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ ये लोगों ने कहा कि साधु शेट्टी 2002 में एनकाउंटर हुआ, मई 2002 में। और लोग कहते हैं कि 6 से 8 साल के बीच पहले तक साधु शेट्टी ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था और वो प्रॉपरली पॉलिटिकली मेडिटेशन और सोशल लाइफ में वो आ चुका था और सोशल वर्क कर रहा था अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो जो इसका एनकाउंटर हुआ वो विजय सालस्कर जी ने किया था। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा था, बहुत लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाया, तो उस ज़माने में लोकल मीडिया में और न्यूज़पेपर ने, जर्नलिस्ट ने काफ़ी उठाया था कि बहुत लोग कहते थे कि ये प्लान्ड एनकाउंटर था, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे साधु शेट्टी का एक्सटॉर्शन और सब कुछ चल रहा था अपने मैंगलोर बेस पे बन के। तो ये बहुत सारी बातें आती हैं। दूसरी रिसेंटली एक दो खबर आई थी कि जो साधु शेट्टी की वाइफ हैं वो लोगों को उन्होंने धमकाया था, एक न्यूज़ आई थी किसी चैनल पे और एक वेब पोर्टल पे भी। तो उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि एक साधु शेट्टी की स्टोरी को मैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूँ क्योंकि इसमें जो मंदिर वाला किस्सा मैंने आपको बताया कि एक गैंगस्टर ने किसी पुलिस वाले के लिए मंदिर बनवाए, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुछ जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मेरे पे लोग बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं स्टोरीज़ के बाद और सब बातें करते हैं। तो ये मुझे लगता ही है कि कोई भी क्रिमिनल जो है, जो भी क्राइम करता है, वो अपने दिल से क्रिमिनल नहीं बनना चाहता। कुछ लोग बाय मिस्टेक क्रिमिनल्स बन जाते हैं, कुछ लोग जान के बनते हैं जिनको पैसा कमाना होता है, क्योंकि क्राइम में सबसे ज़्यादा पैसा और इजी मनी क्राइम में दिखता है। तो पैसा कमाने के चक्कर में क्राइम में चले जाते हैं। तो इट इज़ सेड कि इट्स अ वन वे एंट्री। बाकी क्या है क्या नहीं है ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू इसमें दिखा, इस कहानी में हमने दोनों पहलू देखे। एक रूडनेस एक गैंगस्टर की कि कैसे वो बदला लेता है और कैसे लोगों को मारता है, और दूसरी तरफ उसकी इमोशनल साइड, अपनी वाइफ के साथ का एक फ़ोटो जो में बहुत इमोशनल दिख रहा है। दूसरी साइड एक मंदिर बनवाना, वो भी एक पुलिस वाले के लिए। तो आज की कहानी जो थी वो साधु शेट्टी से रिलेटेड थी। अगली कहानी हम और करेंगे, किसी और चीज़ पे करेंगे, इंटरनेशनल माफिया पे अगली कहानी मैं करूँगा। और दूसरी तरफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं दूसरी जो कहानी अपलोड करता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल माफिया हो या दूसरे माफियाज़ के ऊपर हो, आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं।
आप लोग मुंबई माफिया से भी बाहर निकलिए, दुनिया के और माफियाज़ के बारे में भी जानकारी रखिए, वो बेटर रहेगा क्योंकि मेरा काम जागरूक करना है, लोगों को बताना है। और आपको कोई मेरे से प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को शेयर करना, क्योंकि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से स्टोरीज़ को आगे रखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। और चलिए, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।